हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके प्रोज सेक्शन का लेसन 7 जिसका शीर्षक है द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और बुक सॉल्यूशन को करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम पहले लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार से है कि व्हाट इज़ योर ओपिनियन what in your opinion are the characteristic feature of Indian culture? आपकी राय में भारतीय जो संस्कृति है उसके मूलभूत गुण क्या हैं? भारतीय संस्कृति के मूलभूत गुण आपकी राय में क्या होने चाहिए? तो इसके उत्तर को देखते हैं। इंडियन कल्चर इज़ यूनिक एंड अमेजिंग। भारतीय संस्कृति जो है वो बिल्कुल विशिष्ट है, अनोखी है। इट हैज़ सम स्पेशल फीचर, उसके कुछ विशेष गुण भी हैं। विच आर नॉट फाउंड इन अदर कल्चर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के किसी भी देश में किसी भी संस्कृति में देखने को नहीं मिलते हैं। देयर इज़ अंडरलाइंग यूनिटी इन इंडियन कल्चर। भारतीय संस्कृति में एकता देखने को मिलती है, एकाग्रचित्तता देखने को मिलती है। इट इज़ द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ आवर कल्चर, ये हमारी संस्कृति का सबसे बहुमूल्य गुण है। नो अदर कंट्री एक्सेप्ट द चाइनीज़ कल्चर कैन बी कंपेयर्ड विथ इट, और किसी भी देश की संस्कृति की तुलना भारतीय संस्कृति से नहीं की जा सकती। केवल कुछ हद तक चाइनीज़ संस्कृति जो है वो भारतीयों से तुलना किया जा सकता है। बाकी किसी भी देश की संस्कृति इतनी विकसित, इतनी वृहद नहीं है जिसकी तुलना भारतीय संस्कृति से की जा सके। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाउ इज़ इंडियन कल्चर डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज़? भारतीय संस्कृति जो है दूसरे देशों की संस्कृतियों से अलग किस प्रकार है? ठीक है, प्रश्न समझ लीजिए दोबारा कि भारतीय संस्कृति जो है दूसरे देशों की संस्कृति से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर है इंडियन कल्चर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द कल्चर्स ऑफ अदर कंट्रीज़। भारतीय संस्कृति दूसरे देशों की संस्कृतियों से अलग है। It has a unique capacity of absorbing external influences. इसमें एक विशिष्ट गुण है, एक अनोखा गुण है कि ये विदेश से आने वाली सारे प्रभावों को अपने में अवशोषित कर लेता है। जैसा कि हमने कहानी में पढ़ा कि भारत जैसे एक देश में कई प्रकार के जो है बाहरी हमले हुए, बहुत सारे लोग आक्रमणकारी बनकर आए और यहीं बस गए। उन्होंने अपनी संस्कृति की छाप यहाँ छोड़ी, जिस कारण से भारत की संस्कृति का विकास और ज़्यादा हुआ। भारत ने सबको अवशोषित कर लिया लेकिन अपनी सभ्यता का भी विनाश होने नहीं दिया। द इंडियन सोसाइटी हैज़ कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एंड टॉलरेशन। भारतीय समाज का जो एक गुण है वो है समायोजन करने का और सहनशीलता का। भारत समायोजन करता है किसी भी चीज़ में और सहनशील है, किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता रखता है। इन यूरोपियन कंट्रीज़ देयर इज़ सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर, और जबकि हम दूसरे देशों की बात करें, यूरोपीय देशों की बात करें, तो वहाँ पर सभ्यता तो है पर संस्कृति नहीं है। सिविलाइजेशन विदाउट कल्चर, सभ्यता है परंतु संस्कृति नहीं है। आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। एक्सप्लेन क्लियरली द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर को स्पष्ट करें। ठीक है, संस्कृति और सभ्यता के बीच अंतर को स्पष्ट करें। देखिए, कल्चर मीन्स होता है संस्कृति और सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, तो इन दोनों में अंतर बताना है। सिविलाइजेशन इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी विच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। सभ्यता जो है वो हमारे समाज की एक संस्था है। ठीक है, एक हमारे समाज का विशेष गुण है जो एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है जिसमें संस्कृति पनप सके।
ठीक है, मतलब संस्कृति को जन्म देने वाली ही सभ्यता है। इट मेक्स सिविल लाइफ पॉसिबल, ये हमारे दैनिक जीवन को संभव बनाती है। हम सभ्यता की वजह से ही सभ्य दिखते हैं, हम सभ्य मानव की तरह रहते हैं, तो ये सब हमारी सभ्यता की वजह से ही हो पाता है। कल्चर ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ अगर हम संस्कृति को देखें, इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ सच ऑर्गेनाइजेशन, ये ऐसी संस्था का परिणाम है। मतलब कि एक संस्था जो कि सिविलाइजेशन कही जाती है, ये उसका परिणाम है। कल्चर मतलब संस्कृति, संस्कृति सभ्यता का परिणाम है। इट एंड एक्सप्रेसेड इटसेल्फ थ्रू लैंग्वेज एंड आर्ट, और ये संस्कृति व्यक्त कैसे करती है खुद को, तो ये भाषा के ज़रिए, कला के ज़रिए, थ्रू फिलॉसफी एंड रिलीजन, अपने दर्शन शास्त्र के ज़रिए, अपने धार्मिक गुणवत्ता के ज़रिए, थ्रू सोशल हैबिट्स, सामाजिक गुणों के ज़रिए, एंड कस्टम्स और रीति रिवाजों के ज़रिए, एंड थ्रू पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, और अगर हम बात करें राजनीतिक गुणों की, राजनीतिक संस्थाओं की, उसके ज़रिए, एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, और साथ ही साथ हम बात करते हैं आर्थिक रूप से, आर्थिक संस्थाओं की, उसके ज़रिए भी। कल्चर इज़ द एफ्लोरेंस ऑफ सिविलाइजेशन, और संस्कृति को सभ्यता का एक विकसित रूप माना जाता है। संस्कृति सभ्यता का ही एक विकसित रूप है। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एग्जिबिटेड इन द इंडियन सोसाइटी, कि समायोजन करने की जो क्षमता है, कौन सी ऐसी क्षमता है समायोजन करने की जो भारतीयों में, भारतीय समाज में देखी जा सकती है। समायोजन करने की कौन सी क्षमता है जो भारतीय समाज में देखी जा सकती है। इज़ इट द स्ट्रेंथ और द वीकनेस ऑफ द इंडियन सोसाइटी, ये भारतीय समाज का ताकत है या कमज़ोरी है, अब ये बताना है। मतलब ये जो हम लोग समायोजन करना जानते हैं, हम लोग एडजस्ट करना जानते हैं, तो ये हमारी ताकत है या हमारी कमज़ोरी है, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखें, द इंडियन सोसाइटी हैज़ ऑलवेज शोन द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट, भारतीय समाज ने हमेशा अपने अंदर एक क्षमता दिखाई है समायोजन करने की। ठीक है, भारतीय लोग हमेशा से समायोजन करने में आगे रहे हैं, कई देशों की सभ्यता को हमने अपने में समाहित किया है ना। सच फॉर्म्स ऑफ एडजस्टमेंट इज़ डन थ्रू आवर प्रिंसिपल ऑफ लिव एंड लेट लिव, इस तरह की जो समायोजन करने की क्षमता हमारे अंदर आई है, वो हमारे एक सिद्धांत के ज़रिए आई, और वो सिद्धांत है जियो और जीने दो। ये हमारा सिद्धांत है, हम खुद भी जीते हैं और हमारे पास जो आता है शरणागत बनकर जो आता है, हम उसे भी जीने का अवसर देते हैं, बराबर अवसर देते हैं। विच इज़ फाउंड इन द स्पिरिट ऑफ टॉलरेशन, और ये सब संभव हो पाता है केवल सहनशीलता के ज़रिए ही। अगर हम सहनशील रहेंगे, अगर हम बर्दाश्त करना जानेंगे, तभी हम ये काम कर सकते हैं। नहीं तो हम अगर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तो हम किसी चीज़ को अपने ऊपर कैसे झेलेंगे, है ना। मैनी रेसेस केम टू इंडिया इन द पास्ट, प्राचीन समय में बहुत सारी जातियाँ भारत आईं। दे हैड देयर ओन सिविलाइजेशन, उनकी अपनी सभ्यता थी। ठीक है, जो लोग यहाँ आए उनकी अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति थी, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। दे ऑल अपीयर्ड ऑन द सीन एज विक्टर्स बट दे वेयर सून एब्जॉर्ब्ड इन द रैंक फॉर द वैंक्विश्ड, वो सब यहाँ पर विजय प्राप्त करने के लिए आए थे, भारत भूमि को जीतने आए थे। ठीक है, यहाँ पर अपना सत्ता जमाने आए थे, लेकिन जल्द ही क्या हुआ, वो सब धीरे धीरे यहीं पर अवशोषित होकर रह गए, यहीं समाहित होकर रह गए, यहीं के हिस्से बनकर रह गए, है ना। तो ये हमारी एक ताकत भी है, कमज़ोरी तो नहीं कहेंगे, ये ताकत ही है। ठीक है, अगला है डिस्कस द मेन आइडिया कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट। इस कहानी में जो मुख्य रूप से बताना चाहते हैं लेखक हुमायूं कबीर, क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, मतलब इस कहानी का मुख्य सार क्या है। तो देखिए, द मेन आइडिया इन द टेक्स्ट इज़ द अनब्रोकन यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन कल्चर। इस कहानी का जो मुख्य आइडिया है, मुख्य बात है इस कहानी में, वो है भारत की एकता और अखंडता जो भारतीय संस्कृति में देखी जा सकती है। हुमायूं कबीर सेज दैट इंडियन कल्चर
is a blend of several racial and cultural elements. हुमायूं कबीर कहते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है वो कई सारे संस्कृतियों का आपस में मेल है, जो अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग लोगों से, अलग अलग साम्राज्य से, अलग अलग दुनिया के हिस्सों से आकर यहाँ बसे। इंडिया वॉज इन्वेडेड बाय द हंड्रेड्स ऑफ ट्राइब्स एंड रेसेस। भारत में सैकड़ों जाति और जनजाति ने, आदिवासियों ने, बहुत सारे लोगों ने, आर्यनों ने, या फिर आप कहें अंग्रेज़ों ने, मुग़लों ने, बहुत सारे लोगों ने यहाँ आक्रमण किया है ना। विच वेयर विथ डिफरेंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन, जो अलग अलग संस्कृति और सभ्यता से आते थे। बट सून दे ब्लेंडेड विथ इंडियन कल्चर, लेकिन जल्द ही वो भारतीय संस्कृति में मिल गए और यहीं का हिस्सा बनकर रह गए। एंड सिविलाइजेशन, तो संस्कृति और सभ्यता दोनों में ये मिल गए। इट हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट, और भारत के पास जो है एक क्षमता है समायोजन करने की। देयर इज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया, और भारत अनेकता में एकता का देश है। मतलब यहाँ पर कई सारे लोग हैं, कई सारी जातियाँ हैं, लेकिन फिर भी ये एक है और एक बनकर रहता है। फाइंड आउट फ्रॉम द लेसन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ विच हैव बीन गिवन। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जो कि आपके बुक का एक हिस्सा है, और आपको कहानी से शब्द चुनने हैं जिसका अर्थ इससे मिलता जुलता है, सिमिलर मीनिंग। आप कह सकते हैं समानार्थी शब्द। जैसे कि पहला शब्द है अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड का अर्थ होता है असभ्य। असभ्य का दूसरा मीनिंग यहाँ पर इस कहानी में जो यूज़ किया गया है वो बारबेरियन, जिसको हम जंगली कहते हैं, हमलावर कहते हैं, असभ्य कहते हैं, ठीक है। फिर है लार्ज कैटल, मतलब बड़ा पात्र। बड़ा पात्र, और इस कहानी में जो शब्द यूज़ किया गया वो कॉलेड्रन यूज़ किया गया है, जिसका अर्थ होता है कढ़ाई। कढ़ाई एक बड़ा पात्र है, जिसमें कहा गया था इस कहानी में कि भारत एक बड़े कढ़ाई की जैसा है, जिसमें कि सभी चीज़ें, सभी देशों से चीज़ें आकर यहाँ मिलती गई और यहाँ पर जो मिल करके एक चीज़, एक डिश बनकर तैयार हुआ। अगला है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब बनावट, तो उसका शब्द है टेक्सचर। टेक्सचर का अर्थ भी है बनावट। फिर है ट्विस्टेड थ्रेड्स मेकिंग अ फैब्रिक, मतलब कि धागों को आपस में मिला करके, रेशों को आपस में मिला करके धागे बनाना, तो स्ट्रैंड। स्ट्रैंड का अर्थ भी होता है रेशा या धागा। फिर है ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फूलों का खिलना, तो ये कहलाता है एफ्लोरेंस। एफ्लोरेंस का अर्थ भी होता है खिलना। फिर है ट्राइब्स दैट कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जातियाँ जो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती हैं, तो उसको कहते हैं हॉर्ड्स। हॉर्ड्स का अर्थ होता है झुंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पर हम आते हैं कि द प्री आर्यंस बिल्ट अप अ न्यू डैश, कि आर्यन के पहले आने वाले लोगों ने, उन लोगों ने एक नया डैश बनाया। क्या बनाया? तो सिविलाइजेशन, एक नई सभ्यता बनाई, एक नई सभ्यता का निर्माण किया। फिर है वी फाइंड अ डैश यूनिटी ऑफ स्पिरिट इन इंडियन कल्चर। हमें एक रिमार्केबल मतलब ध्यान देने योग्य, ज़रूरी, ठीक है, एक एकता दिखती है जो कि भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। फिर है द वाइटलिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज़ इक्वली अमेजिंग। भारतीय संस्कृति की जीवंतता जो है वो बिल्कुल अनोखी है, अनूठी है। अगला है इंडियन सोशल कस्टम इज़ ए डैश ऑफ मैनी डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड एलिमेंट। तो यहाँ पर कहा गया जो सेंटेंस था, इंडियन सोशल कस्टम मतलब भारत के जो रीति रिवाज हैं वो मिश्रण हैं, ठीक है। ब्लेंड मतलब मिश्रण है। मैनी डिफरेंट स्ट्रेन्स एंड एलिमेंट्स, बहुत सारे रेशों का और बहुत सारे तत्वों का मिश्रण है, ठीक है। अगला है कल्चर इज़ द डैश ऑफ सिविलाइजेशन। तो यहाँ एफ्लोरेंस है। कल्चर मतलब कि संस्कृति सभ्यता का ही एक विकसित रूप है, एक खिला हुआ रूप है, ठीक है। और इसके बाद बच्चों शुरू होता है यहाँ से ग्रामर सेक्शन। और ग्रामर में आपको पहली बार किसी लेसन में इतना ज़्यादा एक्टिव टू पैसिव दिया गया है। एक्टिव में सेंटेंस दिए गए हैं, उनको पैसिव में बदलना, ये बहुत सारे हैं, तो ध्यान से समझिएगा। और आगे जब हम लोग एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे इंग्लिश के बुक के ख़त्म होने के बाद, क्योंकि एक लेसन और बचा है, उसके बाद हम लोग ग्रामर पे चलेंगे, तो
हम ज़रूर जो है एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे और समझेंगे कैसे बनता है। फ़िलहाल मैं यहाँ पर सिर्फ आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, यहाँ पर बनाने के तरीके पर हम चर्चा नहीं करेंगे, आगे के क्लासेस में वो होगा। जैसे पहला सेंटेंस है पीपल लव्ड गांधी जी। तो एक चीज़ आप बेसिक चीज़ याद रखिएगा कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। थोड़ा सा इसमें टेंस का चेंजिंग होता है और ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर किसी में आप देख रहे हैं, यहाँ मैंने घेरे में बाय पीपल लिखा है, तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे पीपल है या पुलिस है या डॉक्टर है या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे शब्द हैं, नो वन, वन, इन सब चीज़ों को सेंटेंस में लोप कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो उसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल यहाँ सॉल्यूशन है, आप सॉल्यूशन को लिखें कि पीपल लव्ड गांधी जी। तो गांधी जी वाज लव्ड बाय पीपल। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में जो ऑप्शन दे उसमें बाय पीपल लिखा भी हो और ना भी लिखा हो, तो आप उस पर ध्यान देंगे। अगला है पुलिस काउट द थीफ रेड हैंडेड। पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। तो द थीफ वाज काउट रेड हैंडेड, चोर रंगे हाथों पकड़ा गया। तो यहाँ पर इससे साफ अर्थ स्पष्ट होता है कि पुलिस के द्वारा ही पकड़ा गया। अगला है थीव्स टुक अवे ऑल द मनी। चोर सारा धन लूट कर ले गए। तो ऑल द मनी वाज टेकन अवे बाय थीव्स। सारा धन जो है चोरों के द्वारा लूट लिया गया। फिर है समवन स्टोल माई वॉच। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। तो माई वॉच वॉज स्टोलन। मेरी घड़ी चुरा ली गई। बाय समवन लगाना ज़रूरी नहीं है। पीपल थिंक दैट द अर्थ इज़ राउंड। तो लोग सोचते हैं कि पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज़ राउंड इज़ थाउट। बाय पीपल लिखना ज़रूरी नहीं है। तो पृथ्वी गोल है, यह एक विचार है। फिर है यहाँ पर जो आप यहाँ से सेंटेंस हैं, यहाँ पर इसको दो तरीके से बनाए जा सकते हैं। मैंने दोनों यहाँ बनाए हैं। एग्ज़ाम में ऑप्शन में जो भी होगा आप उसे सेलेक्ट करेंगे। सी टीचेज़ मी इंग्लिश। वह मुझे अंग्रेज़ी पढ़ाती है। तो आई एम टाउट इंग्लिश बाय हर। मैं उसके द्वारा अंग्रेज़ी पढ़ाया जाता हूँ। या फिर इंग्लिश इज़ टाउट टू हर, टाउट बाय हर टू मी। तो अंग्रेज़ी उसके द्वारा पढ़ाया जाता है मुझे। ठीक है। फिर है ही गेव मी ए बुक। उसने मुझे एक पुस्तक दी। तो आई वॉज गिवन अ बुक बाय हिम। मुझे उसके द्वारा एक पुस्तक दी गई। ठीक है। फिर है ए बुक वॉज गिवन बाय हिम टू मी। एक पुस्तक दी गई मुझे उसके द्वारा। अगला है मोहन आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस। मोहन ने मुझसे कुछ प्रश्न पूछे। तो आई वॉज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चन बाय मोहन। मुझसे कुछ प्रश्न पूछे गए मोहन के द्वारा। फिर है सेवरल क्वेश्चन आर वेयर आस्क्ड टू मी बाय मोहन। कुछ प्रश्न मुझसे पूछे गए मोहन के द्वारा, इस तरह से भी हो सकता है। फिर है दे ऑफर्ड मी अ गुड जॉब। कि उन्होंने मुझे एक अच्छा जॉब ऑफ़र किया। तो आई वॉज ऑफर्ड अ गुड जॉब बाय देम। आई वॉज ऑफर्ड मतलब मुझे एक अच्छा जॉब ऑफ़र किया गया उनके द्वारा। फिर है ए गुड जॉब वॉज ऑफर्ड टू मी बाय देम। एक अच्छा जॉब ऑफ़र किया गया मुझे उनके द्वारा। आई टाउट हिम संस्कृत। मैंने उसे संस्कृत सिखलाई। तो ही वॉज टाउट संस्कृत बाय मी। उसे मेरे द्वारा संस्कृत सिखाई गई। फिर है संस्कृत वॉज टाउट टू हिम बाय मी। संस्कृत सिखाई गई उसे मेरे द्वारा। आगे है माई टीचर हैज़ टू टीच मी। मेरे शिक्षक को मुझे पढ़ाना पड़ा। तो पढ़ाना पड़ता है। तो आई हैव टू बी टाउट बाय माई टीचर। मुझे मेरे शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है। फिर है रॉबिन हैड टू बाय ए कार। रॉबिन को एक गाड़ी खरीदनी पड़ी। तो ए कार हैड टू बी बाउट बाय रॉबिन। एक गाड़ी रॉबिन के द्वारा खरीदी गई। फिर है विनायक वाज टू क्लोज द डोर। मतलब विनायक जो है दरवाज़ा बंद करने को था। द डोर वाज टू बी क्लोज्ड बाय विनायक। दरवाज़ा विनायक के द्वारा बंद होने को था। फिर है माई फादर इज़ टू प्लांट द ट्री। मेरे पिता एक पेड़ लगाने को थे। तो उसका है द ट्री इज़ टू बी प्लांटेड बाय माई फादर। पेड़ जो है मेरे पिता के द्वारा लगाया जाने वाला था। अगला है पीपल हैव टू सेव द फॉरेस्ट। लोगों को जंगल बचाना था। तो इसका बन जाएगा द फॉरेस्ट हैज़ टू बी सेव्ड बाय पीपल। इसमें गायब हो जाएगा, जंगल को बचाया जाना था। आगे है
वी हैव टू हेल्प द ब्लाइंड, हमें अंधे की सहायता करनी थी, ठीक है। द ब्लाइंड हैज़ टू बी हेल्प्ड बाय अस, अंधे की सहायता हमारे द्वारा की जानी थी। फिर है कमल किशोर इज़ टू सिंग ए सॉन्ग, कमल किशोर एक गीत गाने को था, तो ए सॉन्ग इज़ टू बी संग बाय कमल किशोर, एक गीत जो है कमल किशोर द्वारा गाया जाना था। फिर आगे जो है यहाँ से प्रश्न वाले शुरू हो जाते हैं एक्टिव पैसिव, तो इसको ध्यान से देखें। पहला हु वाला दो तरीके से बनाया जाता है। हु हेल्प्स द ब्लाइंड, कौन अंधे की सहायता करता है, तो उत्तर इसका बन जाएगा बाय हुम इज़ द ब्लाइंड हेल्प, अंधे की सहायता किसके द्वारा की जाती है, या किसके द्वारा अंधे की सहायता की जाती है। और या फिर हु इज़ द ब्लाइंड हेल्प्ड बाय, मतलब कौन है जिसके द्वारा अंधे की सहायता की जाती है। अगला है इज़ ही राइटिंग अ स्टोरी, क्या वह एक कहानी लिख रहा है, तो इसका बन जाएगा इज़ अ स्टोरी बीइंग रिटन बाय हिम, क्या उसके द्वारा एक कहानी लिखी जा रही है। फिर है वाई डू यू वांट टू डू इट, तुम इसे क्यों करना चाहते हो, तो वाई इट इज़ इट वांटेड टू बी डन बाय यू, यह तुम्हारे द्वारा क्यों होना चाहता है, ठीक है। डिड रेखा बाय ए कार, क्या रेखा ने एक नई गाड़ी क्या रेखा ने एक गाड़ी खरीदी, तो वॉज अ कार बाउट बाय रेखा, क्या रेखा के द्वारा एक गाड़ी खरीदी गई। अगला है क्लोज द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो लेट द डोर बी क्लोज, दरवाज़ा को बंद हो जाना चाहिए। फिर है सॉल्व द प्रॉब्लम प्लीज़, कृपया इस समस्या को हल करें, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को हल करें। और लास्ट है पोस्ट द लेटर, इस चिट्ठी को गिरा दें, पोस्ट कर दें, तो लेट द लेटर बी पोस्टेड, इस चिट्ठी को पोस्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपके सारे सॉल्यूशन किए गए जो कि एक्टिव पैसिव वाले थे, और लेसन 7 यहीं पर समाप्त होता है। अब आपके प्रोज सेक्शन का एक लेसन और बचा है, लेसन 8, इसके बाद आपका जो सिलेबस का बुक है वो समाप्त हो जाएगा, तब हम आएंगे ग्रामर सेक्शन की ओर। और तब तक के लिए आप इस चैनल पर बने रहें और अपने अधिक से अधिक मित्रों के साथ इस चैनल के लिंक को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। किसी भी समस्या के लिए आप कमेंट में मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।